तो दरअसल होता ये है कि यूकैरियोट्स में जीन की ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में यहाँ से यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन हुई। नतीजतन इसी की लेंथ के बराबर ही जो हम कॉन्सेप्ट ले रहे थे कि उतना ही लंबा, उतना ही लॉन्ग मैसेंजर आरएनए तैयार होगा जितना जीन है। अच्छा, उतना ही लॉन्ग कॉपी भी हो गई। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं हो रहा। क्या हुआ इसके साथ? इसमें से कुछ हिस्से काट दिए गए हैं। कौन से हिस्से काट दिए गए हैं? मसलन इसके अंदर ये इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2, ये वाला जो पोर्शन था, ये और ये जीन में मौजूद है। प्री मैसेंजर आरएनए या प्राइमरी मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब भी हुआ। लेकिन ट्रांसलेट होने से पहले पहले ये पोर्शन काट दिए गए। और काटने के बाद जो रिमेनिंग, यानी डार्क येलो आपको नजर आ रहे हैं, जिन्हें एक्सॉन का नाम दिया, यानी ये टुकड़ा इधर आ गया, ये दरमियान से ये टुकड़ा इधर आ गया, ये वाला टुकड़ा ये आपस में जुड़ गया। और अब ये जो आरएनए है, ये ट्रांसलेट होगा और बनाएगा प्रोटीन। जी समझ गए बात? यस सर। तो जो काट दिए गए वो दरअसल खामाखा में इंटरवीनिंग कोडॉन थे, तो उससे नाम लिया गया इंटेरॉन। और जो एक्सप्रेस होंगे, एक्सप्रेस होने का मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन की शक्ल में जाहिर होंगे इंफॉर्मेशन, उन्हें कहा गया एक्सॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसके साथ सिर्फ कैप और टेल अटैच नहीं होती, उसके साथ कुछ और भी होता है। और जो होता है उसका नाम है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। और ये मशीनरी जो इसको कट करती है उसे कहते हैं स्प्लाइसोसोम। अच्छा, तो इसको हमने पढ़ा क्यों है? इसकी अहमियत आपको पता चलेगी जब हम बायोटेक्नोलॉजी में बात करेंगे। कॉमन सी एग्जांपल तो आप जानते हैं। हम क्या करते हैं, इंसुलिन कहाँ से हासिल करते हैं? आजकल जो इंसुलिन हासिल हो रही है बायोटेक्नोलॉजी से, वो किससे हासिल करते हैं? इंसान से हासिल करते हैं, बैक्टीरिया से हासिल करते हैं? जी बेटा, आवाज नहीं आ रही? ये तो मैट्रिक में भी बात पढ़ी होगी, और चैप्टर 17 में इंसुलिन की जहाँ बात हुई थी गालिबन, शायद वहां भी हमने डिस्कस किया हो। नहीं पता? आजकल बैक्टीरिया से इंसुलिन पैदा की जा रही है, इंसानी। और सिंपल सा हम आम बंदे को भी समझाने के लिए कह देते हैं कि जनाब, इंसान का जो जीन है, जो स्पेसिफाई करता है इंसुलिन को, वो जीन हमने बैक्टीरिया में डाल दिया, और बैक्टीरिया से इंसुलिन पैदा हो गई। ऐसा नहीं कहते? जी बेटा, ऐसा नहीं सुना? जी क्लास मुझे लगता है मुझे छोड़ के चले गए सारे। 5 लोग तो हैं। नो सर। तो जवाब नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि इस क्लास का पता नहीं चलता ना, छोड़ भी जाएं तो क्लास नजर तो आ नहीं रही होती। वैसे क्लासरूम में चले खामोश बैठे हो तो बंदा कहता है कोई नहीं, चले सवाल तो सुन रहे हैं। यहाँ तो खतरा ही होता है कि पता चले चुपके से क्लास छोड़ के गायब हो जाए। ऐसा नहीं कहते बेटा कि जीन हमने डाला और उधर से। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, मैट्रिक में छोड़ दिया था चैप्टर।
चलें खैर। सर पढ़ा था। पढ़ा था ना। तो इंसुलिन ये तो कॉमन सी बात है कि ये बैक्टीरिया से हासिल हो रही है। और कैसे हासिल हो रही है? हासिल हो रही है कि इंसान का जीन बैक्टीरिया में डाल देते हैं और बैक्टीरिया से इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे होगा ये हम बायोटेक्नोलॉजी में बात करेंगे। ये पॉइंट जहन में रखिएगा। ठीक है। अलबत्ता यहाँ इतना याद जहन में रख लें कि प्रोकैरियोट के अंदर ना कैप लगती है, ना टेल लगती है, ना सप्लाइसिंग होती है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें कैप भी लगती है, उसमें टेल भी लगती है। और एक इंतहाई अहम और भी काम होता है जिसे कहते हैं सप्लाइसिंग। और सप्लाइसिंग के अंदर ये होता है कि उसके जो प्राइमरी आरएनए बनता है डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में, उसके कुछ हिस्से जिन्हें इंट्रॉन कहते हैं वो काट दिए जाते हैं। और जो बाकी बचते हैं उन्हें कहते हैं एक्सॉन। तो रिमेनिंग पार्ट्स ज्वाइन होते हैं। और ज्वाइन होकर अब ये जो मैसेंजर आरएनए होगा ये कहलाएगा स्प्लाइस्ड ट्रांसक्रिप्ट। और ये अब राइबोसोम इसको ट्रांसलेट करेगा तो आगे प्रोटीन तैयार होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, हम इस डायग्राम से जीन को देख रहे थे। अब जरा डिफरेंस, अक्सर कंफ्यूजन जो स्टूडेंट कर जाते हैं। ये सबसे ऊपर क्या है? जीन मतलब डीएनए या आरएनए? जीन डीएनए का होता है ना, डीएनए यानी ये डीएनए है हमारे पास। डीएनए का मॉलिक्यूल। इस डीएनए के मॉलिक्यूल में यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड शो किए हैं कि ऊपर नीचे। अलबत्ता डीएनए डबल स्टैंडर्ड, नॉन टेम्पलेट टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या कहा कि प्रोमोटर में तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, स्टार्ट हुआ। टर्मिनेटर और ये आरएनए कोडिंग सीक्वेंस जो है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉपी हो गया, यानी आरएनए की शक्ल में ट्रांसक्राइब हो गया। और फिर इस +1 एंड के साथ, इस +1 एंड के साथ क्या हुआ? एक कैप अटैच हो गई 5 प्राइम पे। ठीक है। और जो यहाँ 3 एंड था, इस 3 एंड के साथ क्या हुआ? इस 3 एंड के साथ यहाँ पर पोली ए टेल अटैच हो गई। ठीक है बेटा, बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, अब ये मैं एरो कहाँ से लेके आया हूँ? ये वाला पिंक, जहाँ पे खत्म हो गया, टर्मिनेटर कॉपी हुआ है। ऐसे ही हमने बात की ना, टर्मिनेटर कॉपी हुआ है। तो वो जो टर्मिनेटर कॉपी हुआ है, अब वो पॉइंट ये है। क्लियर? अच्छा, अब इसके अंदर हमें नजर आ रहा है UTR और UTR लिखा हुआ। UTR उस रीजन को कहते हैं मैसेंजर आरएनए के जिसे कहते हैं अनट्रांसलेटेड या अनट्रांसलेटेबल, कि ये हिस्सा ट्रांसलेट नहीं होगा। ठीक है, ये हिस्सा ट्रांसलेट नहीं होगा। और ट्रांसलेट ना होने का मतलब है कि फिर इसका मतलब है इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन आरएनए की जो ट्रांसलेट होती है वो होगी इस ब्लू पार्ट्स के अलावा। एक UTR 5 कैप के नीचे नजर आ रहा है, यानी +1 +2 +3, न जाने कितने न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह जो पोली ए टेल लगी है उससे पहले भी कुछ सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो ट्रांसलेट नहीं होता। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलें। तो इस बनने वाले प्री मैसेंजर आरएनए में अब ये जो ग्रीन और दरमियान में ऑरेंज सा कलर नजर आ रहा है हमें, इसमें क्या है कि ये है इंटरॉन। इंटरॉन जो है निकाल दिए जाएंगे, स्प्लाइसिंग होगी। और जो एक्सॉन्स हैं ये एक्सॉन इकट्ठे होंगे। और अब फाइनल स्प्लाइस्ड मैसेंजर आरएनए तैयार होगा। ठीक हो गया।
अब ये जो फाइनल मैसेंजर आरएनए है, ये ट्रांसलेट होगा, और ट्रांसलेशन के नतीजे में पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। ये बेटा जो मैंने गुफ्तगू की है, समझ गए? यस सर। जी बेटा, यहाँ पे दरअसल जो चीज रिकॉग्नाइज करने की है वो ये है जी सर। कि एक प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और एक प्रोसेस है ट्रांसलेशन। जी, दो अलग अलग प्रोसेस है ना। एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी आगाज है कि शुरू कहाँ से होगा, स्टार्ट सिग्नल। ठीक है। तो इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट होता है वो +1 से होता है, ये +1 के साथ कैप अटैच हो गई, ये ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है। और टर्मिनेशन सिग्नल हम पढ़ चुके हैं, जीसी रिपीट और हेयर पिन बनी। तो टर्मिनेशन सिग्नल, ये दरअसल जो ब्लू पार्ट है, इस ब्लू पार्ट के अंदर टर्मिनेशन सिग्नल है किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन का। अलबत्ता जो ट्रांसलेशन है उसका आगाज यहीं +1 से नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन +1 से है, लेकिन जो ट्रांसलेशन हो रही है वो यहाँ पर आकर हो रही है। और यहाँ पर एक खास सीक्वेंस होता है जिसे कहते हैं AUG। AUG हो सकता है उससे पहले 100, 50, 200 कई न्यूक्लियोटाइड मौजूद हों, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होगा। तो इसीलिए इस ब्लू पार्ट को कहा अनट्रांसलेटेबल रीजन। और ट्रांसलेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। पोली ए टेल तो इसके बाद है, ए टेल से भी पहले। ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन होगी। तो जो ट्रांसलेशन के स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल हैं वो अलग हैं, और जो ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल हैं वो अलग हैं। इन दोनों प्रोसेसेस, क्योंकि दोनों प्रोसेस अलग हैं, दोनों की प्रोडक्ट अलग है, दोनों के स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल अलग अलग लिए जाते हैं। तो फाइनली जो आरएनए ट्रांसलेट होने के लिए अवेलेबल होता है वो ये है, एक यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए जिसके अंदर 5 एंड पर कैप लगी है। और इस कैप के साथ जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका नंबर क्या होगा? +1 या प्लस माइनस -1? +1। +1। गुड। +1, +2, +3, +4, न जाने कितने यहाँ पे हो सकता है, सैकड़ों भी पॉसिबल है। समझ गए? यहाँ पर है ACGGGAG। ठीक। लेकिन चलते चलते जहां पर सबसे पहले आएगा AUG, ये सिग्नल जहां पे आया, ये लेटर जहां पे कॉम्बिनेशन आया, ये है स्टार्ट किसका? AUG will be translated as first amino acid, that is methionine। इससे पीछे जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं इनको पीछे डायग्राम में कहा था UTR, अनट्रांसलेटेबल। ये ट्रांसलेट नहीं होता। ट्रांसक्राइब हुआ है, ट्रांसलेट नहीं हुआ। ठीक है। और इसी के इस यहाँ से आगाज हो गया, इसके बाद जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे सब ट्रांसलेट होंगे, यानी अमाइनो एसिड की शक्ल में ट्रांसलेट होते जाएंगे। और फिर इसी मैसेंजर आरएनए के ऊपर फिर एक खास सीक्वेंस आएगा। जिस तरह ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, गालिबन UAA, एक है स्टॉप सिग्नल, तो वो आ गया। तो यहाँ पर इस पे स्टॉप हो जाएगा। जो स्टॉप सिग्नल है वो ट्रांसलेट नहीं होता, यानी उससे कोई अमाइनो एसिड नहीं आता। नतीजा ये होता है कि जब स्टॉप सिग्नल आ गया तो यानी आखिरी अमाइनो एसिड यहाँ का होगा। ठीक है। और स्टॉप सिग्नल कहेगा बस बहुत हो गया, ट्रांसलेशन खत्म। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम से रिलीज हो जाएगी।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, उसमें कोडिंग रीजन होता है। कोडिंग रीजन है स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक, ठीक है, ये कोडिंग रीजन है। नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन इसके अंदर जो कोड नहीं करते, मतलब जो ट्रांसलेट नहीं होते, नॉन कोडिंग रीजन पहले ये है स्टार्ट सिग्नल से पहले, उसके बाद नॉन कोडिंग रीजन ये भी है, और नॉन कोडिंग रीजन ये टेल भी है। यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ट्रांसलेट नहीं होगा, और ये भी ट्रांसलेट नहीं होगा। तो दरमियान में स्टार्ट सिग्नल से लेके स्टॉप तक का रीजन, दैट इज ट्रांसलेटेड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये है टिपिकल मैसेंजर आरएनए। जी बेटा, इसमें कोई बात? No, sir. ओके, अच्छा जी। अब हमने यहाँ पे बात की कि ये जो एयूजी है, ये दरअसल एक लफ्ज है। कल हमने बात की थी हर्फ की, ऐसे है ना, लेटर्स। तो एक हर्फ ए, जी, यू और सी, चार हरूफ हैं, हरूफ तहजी की जो हम बात कर रहे थे। लेकिन अल्फाज अगर हम इंग्लिश में देखें तो 5, 7, 8, 10 मुख्तलिफ नंबर ऑफ लेटर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, तो लफ्ज बनता है जिसे हम कहते हैं मीनिंगफुल। ऐसे ही है ना, जो मानी रखता है, लफ्ज मानी रखता है, हर्फ आमतौर पे मानी कोई नहीं रखते, ठीक है। वो हरूफ मुकत्तियात कुरान पाक के, वो अपनी जगह पे अलग, कि काफ का मतलब क्या है, वो फकत एक हर्फ है, वो अल्लाह ताला जाने, अल्लाह का हबीब जाने, ठीक है। लेकिन आम लैंग्वेज में इंसानों के नज़दीक पूरा एक वर्ड, एक लफ्ज मीनिंग रखता है, ठीक है। तो डीएनए की लैंग्वेज में, आरएनए की लैंग्वेज में, तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक लफ्ज बनता है, एक लफ्ज बामानी। और राइबोसोम जो इन दोनों लैंग्वेजेस को समझते हैं, वो मैसेंजर आरएनए पे मौजूद तीन तीन न्यूक्लियोटाइड को पढ़कर उस तीन न्यूक्लियोटाइड के बदले में एक अमाइनो एसिड अटैच करता है पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। एयूजी से पहला अमाइनो एसिड आ गया, इससे आगे सपोज सी, सी, सी का सीक्वेंस है कोडॉन 3, तो उससे दूसरा अमाइनो एसिड आ जाएगा। इसी तरह अगले तीन से तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। जी बेटा, यहाँ तक समझे बात, कि इन केस ऑफ डीएनए आरएनए लैंग्वेज, थ्री लेटर्स combined to make a word। जी, जी सर। इसे कहते हैं जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। एक तरह से हमारे नज़दीक तो ये कोड वर्डिंग है। आमतौर पे कोड्स का मीनिंग लिया जाता है पहले, अब तो कोडिंग आ गई बाकायदा, जब से कंप्यूटर्स आ गए, अब तो कोडिंग का वर्ड बड़ा कॉमन हो गया। पहले ये कोड का लफ्ज़, यानी अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, आपकी जनरेशन तो खैर इस सदी की है, तो यानी हमने भी कोड का लफ्ज़ सुना, तो किस मीनिंग में सुना, कि कोई एक दूसरे से खुफिया गुफ्तगू कर रहा हो ना, इशारों की जुबान में, जैसे कहते हैं ये कोड वर्ड में बात कर रहा है। या इंटेलिजेंस जो एजेंसियां थी, वो एक दूसरे को पैगाम रसानी करते थे, तो वो ये नहीं कि तहरीर लिख के पूरी एक लाइन भेज दी कि वहां पे आ जाओ, ठीक है। तो वो कोई कोड वर्ड, कोई एक खास लेटर, कोई सिंबल बस, और आगे वाला समझ जाए कि पैगाम क्या मिला है, ठीक है। तो खुफिया, कह लें कि एक लैंग्वेज के उसमें लिया जाता था पहले इसको, कोडिंग को। खैर अब ये कोडिंग बाकायदा इस्तेमाल हो रही है, ये कंप्यूटर में अब कोड से मुराद इंफॉर्मेशन ही लिया जाता है, क्योंकि वो भी कोडिंग ही थी। खैर, तो जेनेटिक कोड को पहले तो ये एक राज था कि आखिर डीएनए कैसे स्पेसिफाई करता है।
तो फिर इस कोड को डी कोड किया गया। Genetic code is a combination of three nucleotides which specify a particular amino acid. जेनेटिक कोड दरअसल तीन न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल एक कॉम्बिनेशन जो एक खास अमाइनो एसिड के मीनिंग रखता है। देयर आर थ्री न्यूक्लियोटाइड इन ए कोडॉन। कोडॉन को अब हम जिसको कह रहे हैं लफ्स, तो डीएनए की लैंग्वेज में एक लफ्स एक कोडॉन है। ठीक है, डीएनए की लैंग्वेज में एक लफ्ज या एक वर्ड कोडॉन है, और कोडॉन तीन हरूफ पर मुश्तमिल होगा। वो तीन हरूफ कोई भी हो सकते हैं, टोटल चार टाइप हैं, ए सी जी और टी। जब हम डीएनए को लेते हैं तो टी, और आमतौर पे जेनेटिक कोड जो लिया जाता है, क्योंकि ये इसका इजहार होता है मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है, तो मैसेंजर आरएनए से ले लिया जाता है। और मैसेंजर आरएनए से लेने के नतीजे में फिर जो हरूफ लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं ए, यू, जी और सी को। ठीक है बेटा, तो मैसेंजर आरएनए पे क्या इंफॉर्मेशन आई है, क्या कोड वर्ड आया है, क्या खुफिया इंफॉर्मेशन आई है, जिसे राइबोसोम पढ़ के समझ जाएगा और अमाइनो एसिड लगाना शुरू कर देगा। तो दिस कोडॉन, कोडॉन मीन्स अ वर्ड in genetic language that comprises of three nucleotides। अब ये कैसे पता चला कि ये तीन पर मुश्तमिल है? ये फिर अब एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट पढ़ पढ़ के थक गए इस चैप्टर के अंदर, ऐसा नहीं। रीजनिंग दरअसल कि किस तरह से इंफॉर्मेशन डिराइव की जाती है। अब यहाँ पे कहा गया, अगर हम सपोज करें कि डीएनए के अंदर क्या है, चार लेटर हैं। कौन कौन से हैं, बल्कि आरएनए ले लेते हैं। ए, फिर है यू यू, जी, जी सी। जी और सी। अगर हम एक ही लेटर को, एक ही न्यूक्लियोटाइड को एक वर्ड करार दे दें, अगर एक न्यूक्लियोटाइड को एक वर्ड करार दिया जाए, तो फिर ए का मतलब, और हम पीछे ये कह चुके हैं कि डीएनए स्पेसिफाई करता है दरअसल प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड को, और पेप्टाइड में अमाइनो एसिड को। जो पीछे हीमोग्लोबिन की मिसाल भी आई थी कि ग्लूटामिक एसिड वैलिन से चेंज हो गया, तो फिर हम कहेंगे ए अगर वन टाइप, पहली टाइप अमाइनो एसिड की, यू से दूसरी टाइप हो गई, जी से तीसरी टाइप हो गई, तो सी से चौथी टाइप। चार तरह के अमाइनो एसिड स्पेसिफाई हो सकते हैं। अब पांचवें को कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता ना फिर। ये तो फिर चार लफ्ज बने ना। अगर एक लेटर एक लफ्ज है तो अमाइनो एसिड तो 20 हैं। ये तो बिल्कुल ही सोच से बाहर है। अच्छा, और अगर ले लिया जाए कि मिलकर दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर, मसलन ए मिल गए, एक वर्ड हो गया, ए सी मिल गया दूसरा वर्ड हो गया, ए जी मिल गया तीसरा वर्ड हो गया, ए यू मिल गया, चार लफ्ज हो गए। ठीक है, और इसी तरह सी को ले लें, सी ए, फिर सी सी, फिर सी जी, सी यू, चार लफ्ज और हो गए। फिर हम जी को ले लेते हैं, जी ए, जी, सॉरी, जी सी, जी, जी कर देते हैं, और जी यू। कितने हो गए लफ्ज? 12। 12। और आखिरी कौन सा रह गया? आखिरी हो गया यू। यू। तो चार उससे बन जाएंगे फिर, यू ए, यू सी, यू जी और यू। तो ये 16 हो गए। अब 16 लफ्ज हो गए, तो प्रोटीन की लैंग्वेज में तो 20 लफ्ज हैं अमाइनो एसिड। बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये 16 20 को कैसे स्पेसिफाई करेंगे? 16 तो 16 को करेंगे। क्या एक लफ्ज के दो मीनिंग लिए जाएंगे? और कौन बताएगा कि यहाँ पे ये मीनिंग है?
तो दो को लें तो भी बात नहीं बनती। ये बात यहाँ पे की है कि बिकॉज ए टू न्यूक्लियोटाइड कोडॉन, अगर कोडॉन लफ्स वर्ड अगर सपोज किया जाए तो वुड नॉट यील्ड एनफ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन तो बनते हैं 16, जबकि कोड करना है 20 को, तो बात नहीं बनती। ठीक है। तो फिर ये कहा गया कि कोडॉन जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड पर होगा, वो 3 पर होगा, क्योंकि अगर 4 पे लें, GCTN4, अच्छा सॉरी, विथ 4 DNA न्यूक्लियोटाइड्स, ये उसी की बात हो रही है कि 2 को लिया जाए तो टोटल 16 स्पेसिफाई हो सकेंगे, डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कुड बी फॉर्म, ये 16 अभी हमने बना भी लिए। ठीक है। However, these same nucleotides can be arranged in 4 power 3 और 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यानी अगर हम लें 4 की पावर 1, मतलब एक हर्फ एक लफ्स, तो 4 लफ्स बने सिर्फ। और अगर लें 4 की पावर 2, तो 4 × 4 16 कॉम्बिनेशन हो गए जो अभी हमने बनाए। और अगर, लेकिन वो नाकाफी हैं, अगर 4 की पावर ले लें 3, तो 4 पावर 3 का मतलब क्या होता है? 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4, इट विल मेक 64। आप कहेंगे ये पावर कहाँ से आ गई? तो दरअसल ये 4 जो है कैंडिडेट है, सॉरी 4 जो है ये कैंडिडेट हैं, और जो सीट है वो है एक। ये 4 कैंडिडेट हैं, ACGU, और सीटें हैं 2, जिसे हम कह रहे हैं कि डबल, दो, दो न्यूक्लियोटाइड। और अगर 4 ही न्यूक्लियोटाइड हैं कैंडिडेट, लेकिन सीटें अब हैं 3, एक सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन। अब इन 3 के ऊपर इन चारों में से कोई भी 3 आ सकते हैं, तो कोई भी 3 में ये भी हो सकता है कि तीनों ए ए ए हो, ये भी हो सकता है तीनों सी 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 हो, ये भी हो सकता है तीनों यू 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 हो, या जी 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 हो, और ये भी हो सकता है ए यू हो जाए, यानी कॉम्बिनेशन। जिस तरह अभी हमने यहाँ बनाए कि अगर 2 को लें तो ये 16 मुमकिन है, तो अगर 3 पर मुश्तमिल हो तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएंगे 16 × 3, 64। जी बेटा, ये बात समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, लेकिन 64 स्पेसिफाई किसको करना है? स्पेसिफाई तो 20 को करना है। ये तो ज्यादा हो गया अब, ज्यादा हो गया ना। इट बिकम्स मोर देन एनफ। लेकिन कम करें तो फिर पूरा भी नहीं होता, एक बढ़ा दें तो फिर ये 64 पे चले जाते हैं। तो बहरहाल ये पहले मफरूजा रखा गया कि 3 3 ही से बात बनेगी, 2 2 से तो बात नहीं बनती। तो मोर देन एनफ टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड। तो ये 64 कोडॉन्स बाकायदा बेटा बनाए गए, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किए गए लेबोरेटरी में, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर। और फिर किस तरह बने? ये काम इन्होंने किया दरअसल हरगोबिंद खुराना, ये एक इंडियन है, मार्शल नेरनबर्ग, क्रिक ने इनिशियल एक्सपेरिमेंट किए, और फिर मार्शल नेरनबर्ग, फिलिप लेडर और हरगोबिंद खुराना, ठीक है, इन्होंने tested all the 64 codon by making artificial messenger RNAs and triplet codons। ये इन्होंने पहले मफरूज़ा पेश किया कि 2 से बात नहीं बनती, 1 से नहीं बनती, 3 3 गालिबन करते होंगे। फिर उन्होंने RNAs बनाए सिंथेटिकली, और फिर उनको सेल फ्री कॉम्प्लेक्सेस के अंदर
उनको फिर ट्रांसलेट करके देखा। सेल फ्री से मतलब सेल के अंदर नहीं, मीडियम में राइबोसोम रखे, कंडीशन प्रोवाइड की, अमाइनो एसिड भी दे दिए, अपना बनाया हुआ आरएनए भी दे दिया। राइबोसोम अटैच हुए और राइबोसोम ने उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। ट्रांसलेशन के नतीजे में जो प्रोटीन बनी उसे एनालाइज किया गया। बड़ा एक लॉन्ग कह लें कि वर्क था। और बिल आखिर सारे के सारा, जिसे जेनेटिक कोड खुफिया राज था कुदरत का, कि नेचर ने हर सेल को इंफॉर्मेशन लिख कर दी है डीएनए की शक्ल में, तो वो लिखाई क्या है, उसके लफ्ज क्या हैं, ये डी कोड कर लिया गया है। तो ये आपके सामने टेबल जो है, ये जेनेटिक कोड की टेबल है, जिसके अंदर 64 आउट ऑफ 64 कोडॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। जी बेटा, यहां तक समझिए बात। जी। तो 64 कोडॉन्स जब चेक किए गए, तो क्योंकि ये 20 से ज्यादा स्पेसिफाई तो 20 को करना है, तो ऑटोमेटिकली ये लॉजिक सामने आई कि फिर एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होंगे। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, तो मसलन सबसे पहले कॉम्बिनेशन जो लेफ्ट पे है, टॉप लेफ्ट के ऊपर, ये है यू का, यू 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 या यू यू सी। ये दोनों कोडॉन फिनाइल एलानीन को स्पेसिफाई करते हैं। यानी इन दोनों लफ्जों का मतलब प्रोटीन की लैंग्वेज में फिनाइल एलानीन है। अच्छा, यू यू ए, यू यू जी, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, ये छः के छः कोडॉन ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन सबसे ल्यूसीन प्रोड्यूस हुआ। यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पता चलाया कि ये तो सारे सब ल्यूसीन को स्पेसिफाई करते हैं। होता है ना कि एक ही लफ्ज के मुतबादिल, यानी प्रोटीन की लैंग्वेज में इन डीएन आरएनए की लैंग्वेज के छह अल्फाज के मीनिंग सिर्फ सेम है। ल्यूसीन, आरएनए पर यू यू ए हो, यू यू जी हो, सी यू यू हो, छह में से कोई भी हो, राइबोसोम ने उसके अपोजिट किसे लगाना है। जी बेटा, फॉलो कर रहे हैं बात। जी सर। तो जी कि इन छह में से आरएनए के ऊपर कोई भी सीक्वेंस हो, राइबोसोम उसे ट्रांसलेट किस लफ्ज से करेगा, प्रोटीन में कौन सा लफ्ज लगाएगा। थ्री लफ्ज ही लगाएगा। सेम कौन सा है उसे पढ़े तो सही। ल्यूसीन। देयर आर 64 codons that specify 20 अमाइनो एसिड्स। अब 20 अमाइनो एसिड्स को अगर स्पेसिफाई करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपलेट कोडॉन तो मुख्तलिफ हैं, मसलन ये छः हैं, लेकिन मीनिंग सेम है। इसको कहते हैं कि डीएनए, सॉरी, जो जेनेटिक कोड है, इट इज डीजेनरेट या डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ये कैरेक्टर समझ लें कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। अब डीजेनरेट या डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब क्या होगा। केमिस्ट्री याद है, चले बायो से थक गए हैं तो। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा डीजेनरेट ऑर्बिटल, सुना है। हैविंग सेम एनर्जी। असूल क्या है, जनरल रूल क्या है। जनरल रूल है कि ऑर्बिटल अलग तो एनर्जी लेवल अलग, ऐसे ही है ना। डिफरेंट ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी रखते हैं ना।
ये एक जनरल रूल है। लेकिन डीजेनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जो ऑर्बिटल तो सेम अलग अलग रहेगा। लेकिन एनर्जी सेम। ठीक हो गया। तो यहां पर डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब क्या होगा कि कोडॉन तो मुख्तलिफ, जिस तरह हमने कहा कि ऑर्बिटल तो मुख्तलिफ लेकिन मीनिंग सेम, जिस तरह ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम। तो नजर ये आता है कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट मींस मोर देन वन कोडॉन स्पेसिफाई ओनली वन अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल, सिक्स कोडॉन स्पेसिफाई ओनली ल्यूसीन। थ्री कोडॉन्स इससे नीचे खाने में देखें तो तीन कोडॉन जो हैं वो आइसोल्यूसिन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह प्रोलीन को ले लें तो प्रोलीन के लिए ये चार कोडॉन है, सीरीन के लिए ये चार हैं। अच्छा, ये याद नहीं करने, ये परेशान ना हो, ये 64 के 64 याद नहीं करने। तो डीजेनरेसी इज द फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। एक तो पहला इसका कैरेक्टर, ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, तो आप लिखेंगे जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट मीन्स देयर आर मोर देन वन कोडॉन्स दैट स्पेसिफाई अ सिंगल अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल कोई भी उठा दें जो आपको याद हो जाए। ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे याद करना क्या है, इसमें आपने याद ये करना है कि 64 में से एक ऐसा है, AUG, AUG। और इस एक के अलावा एक दूसरा, ये यहाँ पे देखें ट्रिप्टोफैन। ये वो हैं जहाँ पर डीजेनरेसी नजर नहीं आती। अब डीजेनरेसी नजर नहीं आती मतलब डीजेनरेट का मीनिंग था एक से ज्यादा कोडॉन, मीनिंग सेम। लेकिन इस केस में मैथ्योनीन और ट्रिप्टोफैन के केस में डीजेनरेट कोडॉन नहीं है। यानी एक से ज़्यादा कोडॉन नहीं है जो ट्रिप्टोफैन को, या एक से ज़्यादा कोडॉन नहीं है जो मैथ्योनीन को स्पेसिफाई करते हो। मैथ्योनीन के लिए भी सिर्फ और सिर्फ एक कोडॉन है, AUG, एक से ज़्यादा नहीं है। और ट्रिप्टोफैन के लिए भी सिर्फ एक ही कोडॉन है। बाकी जितने अमाइनो एसिड हैं, बाकी कितने रह गए? 20 में से बाकी रह गए 18। 18। तो 18 अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने में DNA या जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब एक तरफ है 64 कोडॉन्स और दूसरी तरफ है 20 अमाइनो एसिड्स। हमने दो को निकाल दिया, 18 रह गए। तो 64 में से रह गए 62, यानी 62 जो